गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, इस कोरोना वायरस के पीरियड पे अपना ध्यान भी रख रहे हो और आज का हमारा ये सेशन करने के लिए एकदम तुम लोग पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, तो आज मैं कंटिन्यू करूँगा तुम लोगों का जो आखिरी मैंने टॉपिक किया था किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। उसका सिर्फ हमने लॉ का स्टेटमेंट देखा था, आज हम उसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो, तो हमने स्टार्ट किया था किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, इसका सिर्फ मैंने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा था कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू दैट ऑफ द एब्जॉर्प्टिव पावर एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर E lambda to that of the absorptive power at particular wavelength is a constant, as this constant is equal to the emissive power of perfectly black body at that wavelength. ठीक है, ratio of emissive power to that of the absorptive power is a constant and this constant which is equal to the emissive power of perfectly black body. ठीक है, तो आज हम इस स्टेटमेंट का, ये जो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का आज हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान के चलते एक मेटल सरफेस है। ठीक है, इस मेटल सरफेस के ऊपर ऐसे एंगल करके देता हूँ तो फिर सुविधा हो जाएगा। मान के चलते ये एक मेटल सरफेस है। ठीक है, इस मेटल सरफेस के ऊपर हीट आके इंसिडेंट हो रहा है। इतना हीट आके हमारा इंसिडेंट हुआ, तो ये हमारा इंसिडेंट हीट, ये हमारा इंसिडेंट हीट इज इक्वल्स टू, हम पकड़ लेते हैं DQ। ठीक है, DQ अमाउंट ऑफ हीट आके इंसिडेंट हुआ। तो कुछ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट हो जाएगा हमारा एब्जॉर्ब, कुछ पार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट हो जाएगा हमारा ट्रांसमिट। ठीक है, तो ट्रांसमिट करने के लिए हम पकड़ लेते हैं इतना तक हमारा ट्रांसमिट हुआ, ये हमारा ट्रांसमिट हुआ, हीट ट्रांसमिटेड, ठीक है, और फिर हीट एमिटेड, हीट ट्रांसमिटेड और हीट एमिटेड, ट्रांसमिटेड और हीट एमिटेड और हीट एमिटेड। ठीक है, हीट एमिटेड कितना, अगर एमिसिव पावर अगर E लैम्डा है तो E लैम्डा D लैम्डा हो गया हमारा हीट ट्रांसमिटेड। ठीक है, अगर एमिसिव पावर हमारा E लैम्डा है तो E लैम्डा D लैम्डा हो गया हमारा हीट ट्रांसमिटेड और हीट एमिटेड। ठीक है, अच्छा, तो कुछ पार्ट हो जाएगा हमारा एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब कितना पार्ट हुआ, अगर A लैम्डा हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर है तो A लैम्डा D लैम्डा हो गया हमारा हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, कितना पार्ट हमारा हीट एब्जॉर्ब हुआ, A लैम्डा D लैम्डा, कितना पार्ट हमारा हीट एमिटेड हुआ, E लैम्डा D लैम्डा। A लैम्डा हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर, तो A लैम्डा इंटू D लैम्डा हो गया हमारा हीट एब्जॉर्ब, E लैम्डा D लैम्डा हो गया हमारा हीट एमिटेड, और कितना पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट होके चला गया, सॉलिड लाइन से दिखा देता हूं, ये पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट होके चला गया। ठीक है, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, जितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ ओरिजिनल हीट से, इंसिडेंट हीट से जितना पार्ट हमारा A लैम्डा इंटू DQ, A लैम्डा DQ होगा, A लैम्डा DQ, नॉट D लैम्डा, A लैम्डा DQ। ठीक है, तो कितना पार्ट हमारा वो हुआ, कितना पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट होकर चला गया, इंसिडेंट हीट से एब्जॉर्बिंग हीट को माइनस करने के बाद जितना पार्ट रह गया उतना पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट होकर चला गया।
तो हो जाएगा हमारा डी क्यू माइनस ए लेमडा इंटू डी क्यू। इतना पार्ट हो गया हमारा हीट रिफ्लेक्टेड, हीट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, कितना पार्ट हीट होकर रिफ्लेक्ट हुआ? ओरिजिनल हीट से एब्जॉर्ब हीट माइनस करने के बाद जितना हमारा वापस रह गया उतना हीट हमारा रिफ्लेक्ट होकर चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ट्रांसमिटेड हीट हमारा कितना, अगर एमिटेड ट्रांसमिटेड एमिटेड पावर अगर ई लैम्डा है तो ई लैम्डा डी लैम्डा हो गया हमारा हीट एमिटेड। ठीक है, अच्छा तो लेट इंसिडेंट हीट, ये प्रूफ स्टार्ट किया है हमने। लेट इंसिडेंट हीट इक्वल्स टू डी क्यू। ओके, सो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी कितना एब्जॉर्ब हुआ हमारा ए लेमडा इंटू डी क्यू। ठीक है, एनर्जी और हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड कितना हमारा रिफ्लेक्ट होकर चला गया, एनर्जी रिफ्लेक्टेड डी क्यू माइनस ए लेमडा इंटू डी क्यू। तो यहां से अगर हम डी क्यू कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए लेमडा, इतना हमारा रिफ्लेक्ट होके चला गया। ठीक है, और कितना हमारा एमिटेड हुआ हीट एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिटेड कितना हमारा एनर्जी एमिटेड हुआ ई लेमडा इंटू डी लेमडा, इतना हमारा एनर्जी एमिटेड हुआ। ठीक है, तो हवा में रेडिएट कितना हुआ, हवा में रेडिएट हुआ ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी। ठीक है, ये अंडरलाइन करके दे रहा हूं। हवा में कितना एब्जॉर्ब पार्ट तो एब्जॉर्ब होकर चला गया, एब्जॉर्ब पार्ट तो मेटल सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होकर चला गया। हवा में कितना एनर्जी रेडिएट हुआ, हवा में कितना एनर्जी रेडिएट होकर चला गया, ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? तो फिर एनर्जी रेडिएटेड इन एयर, एनर्जी रेडिएटेड इन एयर, एनर्जी रेडिएटेड इन एयर, हवा में कितना एनर्जी रेडिएट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी डी क्यू कॉमन 1 माइनस ए लेमडा प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी बा एमिटेड एनर्जी ई लेमडा। ठीक है, इतना एनर्जी हमारा हवा में रेडिएट होके चला गया। तो ये रेडिएशन एनर्जी, इस रेडिएशन एनर्जी अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अगर माने, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जितना एनर्जी हमारा आके इंसिडेंट हुआ उतना एनर्जी हमारा रेडिएट होकर चला जाएगा अगर एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक है, अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा आया है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा वापस चला जाएगा। इन टोटल एनर्जी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम कितना एनर्जी हमारा आया डी क्यू, कितना एनर्जी हमारा रेडिएट होकर चला गया डी क्यू इंटू 1 माइनस ए लेमडा, 1 माइनस ए लेमडा प्लस ई लेमडा इंटू डी लेमडा। ठीक है, तो डी क्यू हमारा कैंसिल चला जाएगा, अल्टीमेटली रह जाएगा हमारा ए लेमडा इंटू डी क्यू इज इक्वल्स टू ई लेमडा इंटू डी लेमडा। इतना ही हमारा रह जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते। ठीक है, अच्छा तो इन केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, इन केस ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी यानी पूरा रेडिएशन परफेक्टली ब्लैक बॉडी यानी रेडिएशन पूरा सोख लेता है, रेडिएशन को बाहर रेडिएट नहीं करता है। ये रेडिएशन को एनर्जी को बाहर
रेडिएट नहीं करता, ये अपने आप ही अंदर सोख लेता है। तो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट तो नहीं होता है, आइडियल सिचुएशन पे कोई भी चीज नहीं मिलता, लेकिन प्रूफ करने के लिए हमको आइडियल सिचुएशन पकड़ना पड़ेगा। तो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी स्मॉल ई लेमडा, ये जो स्मॉल ई लेमडा जो है एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू हो जाएगा एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है, स्मॉल ई लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा एंड एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगा 1। लेकिन इन जनरल केस एब्जॉर्प्टिव पावर कभी भी आइडियल सिचुएशन पे कभी भी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 पाया नहीं जाता है। आइडियल सिचुएशन पे कोई भी चीज आइडियल सिचुएशन पे हमको कभी भी नहीं मिलता है। आइडियल इंस्ट्रूमेंट बोलो, आइडियल कोई गैस बोलो, कभी भी हमको प्रैक्टिकल पे आइडियल चीज हमको मिलता नहीं है। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए हमको आइडियल सिचुएशन को पकड़ना पड़ेगा। तो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट तो कभी भी नहीं मिलता है हमको, लेकिन प्रूफ करने के लिए परफेक्ट जरूरी है हमको। तो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए स्मॉल ई लेमडा को हम कैपिटल ई लेमडा यानी एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ए लेमडा इक्वल्स टू 1। ये सारे चीजें अगर हम इक्वेशन नंबर 1 पे बिठा दे तो डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा therefore from 1 अगर ए लेमडा इक्वल्स टू अगर हमने 1 बिठा दिया तो डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल ई लेमडा इंटू डी लेमडा। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल ई लेमडा इंटू डी लेमडा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन 1 और 2 से हमको मिल जाएगा स्मॉल ई लेमडा डिवाइडेड बाय ए लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल ई लेमडा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा किर्चॉफ्स लॉ इन हीट एक्सचेंज प्रूव्ड। ठीक है, अभी हम ये जो बात जो बोले थे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये चीज क्या है ये अभी हम देखेंगे। तो हेडिंग डालो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, परफेक्ट ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, परफेक्ट ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हेडिंग डालो। अच्छा, तो इसका अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और परफेक्ट ब्लैक बॉडी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन होता है द बॉडी व्हिच एब्जॉर्ब। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन है द बॉडी, मैंने कहा था सारे जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, लेकिन परफेक्टली तो कोई चीज नहीं होता है। लेकिन हम डेफिनेशन लिख रहे हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, तो हम डेफिनेशन वही लिखेंगे कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन। ठीक है, तो द बॉडी which absorbs all the radiations, क्या रेडिएशन? all the heat radiations, all the heat radiations incident on it, all the heat radiations इंसिडेंट ऑन इट। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर कोई बॉडी जो भी
एनर्जी, जो भी इंसिडेंट एनर्जी आके उस पे इंसिडेंट होता है, जो भी एनर्जी आके, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आके इंसिडेंट होता है, उतना ही अगर अंदर ही अंदर वो सोख लेता है, उतना ही अगर अंदर ही अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का अगर हम वो देखें, शेप अगर देखें तो ऐसा रहता है। स्पेरिकल एक मेटल एक स्पीयर रहता है। ठीक है, अब 2 डायमेंशन प्लेन पे तो 3 डायमेंशन स्पीयर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ऐसा एक स्पेरिकल रहता है, ऐसा एक स्पीयर रहता है, होलो स्फीयर रहेगा। ठीक है, ऐसा एक ओपन रहेगा, ऐसा एक ओपन रहेगा, और यहां पे एक ऐसा रहेगा, प्रोजेक्शन रहेगा, ऐसा एक प्रोजेक्शन रहेगा। तो हीट आके इंसिडेंट हुआ है ऐसे, हीट डायरेक्टली आके उस पे इंसिडेंट होगा, इस प्रोजेक्शन पे जाके ऐसे होएगा, ऐसे होगा, फिर से ऐसे होगा, फिर से ऐसे होगा, फिर से ऐसे होगा, फिर से ऐसे होगा। यानी हीट जो है वो अंदर ही अंदर रहेगा, हीट जो है वो अंदर ही अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। पूरा का पूरा भी देखो, पूरा का पूरा ये गया, ये आया, फिर से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, फिर से रिफ्लेक्ट होकर। ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग बहुत ही छोटा है, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग बहुत ही छोटा है। तो देखो हीट का जो रेडिएशन है, रेडिएशन अगर ऐसे आके अंदर ही एंटर होता है तो ये अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यानी अगर इन एनर्जी इंसिडेंट होने के बाद अगर पूरा का पूरा एनर्जी, कोई एक बॉडी पूरा का पूरा एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर ले, तो उसी को बोलते हैं हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये अंदर का जो कलर है, अंदर का जो कलर पूरा ब्लैक रहेगा, पूरा काला रहेगा। ठीक है, अंदर का जो सरफेस है, अंदर का जो सरफेस है वो ब्लैक कलर रहेगा, इसीलिए इसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो रेडिएशन सोख लेता है, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ठीक है, तो ए बॉडी एब्जॉर्ब्स, ए बॉडी अपीयर्स ब्लैक, ए बॉडी अपीयर्स ब्लैक, absorbs heat radiations, absorbs heat radiation inside on it। इट का मतलब बॉडी के अंदर ही अंदर, बॉडी के अंदर अंदर क्या करेगा, ब्लैक कलर जो है बॉडी का अंदर अंदर क्या करेगा, जितना भी हीट रेडिएशन आएगा उतना क्या कर लेगा, सोख लेगा। ठीक है, इसीलिए अगर गांव खेड़े में हम देखते हैं, गांव खेड़े में महिलाएं क्या करते हैं, जो कढ़ाई रहता है, जो जिसपे हम बर्तन रहता है, तो बर्तन की बाहर क्या करते हैं, मिट्टी का ऐसे लेप लगाते हैं बर्तन के नीचे की तरफ। अक्सर तुम लोग देखे होंगे गांव खेड़े में जो बर्तन रहता है, महिलाएं क्या करते हैं, बर्तन के नीचे मिट्टी के ऐसे लेप लगाते हैं, ताकि अगर एनर्जी आए तो पूरा का पूरा एनर्जी ये सोख लेता है, पूरा का पूरा एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए गांव खेड़े में अगर चूल्हे पे अगर बिठाए, तो चूल्हे पे किसी बर्तन को बिठाने से पहले हम अक्सर देखते हैं, चूल्हे पे बर्तन पे बिठाने से पहले महिलाएं क्या करते हैं, बर्तन पे मिट्टी का लेप लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो एनर्जी, जो लकड़ी की वजह से जो हीट एनर्जी जो बर्तन के नीचे लगेगा, तो मिट्टी का लेप लगाने से पूरा ब्लैक बॉडी हो गया, पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी हो गया। तो ये एब्जॉर्ब हीट क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, एक भी हीट निकलने नहीं देगा, और इसके वजह से खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, ये हम देखते हैं, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उतार लो ये अपने कॉपी पे, स्क्रीन को पॉज करके ये डायग्राम और ये डेफिनेशन उतार लो।
नेक्स्ट हम धीरे धीरे इस चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही लंबा चैप्टर है। इस चैप्टर के धीरे धीरे हम एंड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि जो प्रीबॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज है और किर्चॉफ्स लॉ जो है वो फाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए है, ठीक है। वो एक फाइनाइट टेम्परेचर, लेकिन इनफाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए अलग अलग कुछ लॉ, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग लॉ हम देखेंगे, ठीक है। अभी जो हम लॉ करेंगे वो इनफाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो वो लॉ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, हेडिंग डालो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। साइमन वेन बोल के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए एक लॉ बनाया है, ठीक है। जो कि हमने तो प्रीबॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज किया था। प्रीबॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज फाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए। हमने किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज देखा था, ये भी फाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए। लेकिन किर्चॉफ्स लॉ और प्रीबॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज फाइनाइट टेम्परेचर्स के अलावा इनफाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो जाता है। अभी इन इनफाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए तो कोई ना कोई तो लॉ देगा। तो साइमन वेन ने एक लॉ निकाला था जो इनफाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए काम करता है, ठीक है। अभी वो लॉ क्या है और इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है ये हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का स्टेटमेंट। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का स्टेटमेंट ये है, द वेवलेंथ ऑफ emitted radiations having maximum intensity directly proportional to the absolute temperature. Inversely proportional to, मैंने गलत कर दिया, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके ये स्टेटमेंट उतार लो। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशंस having maximum intensity inversely proportional to the absolute temperature, ठीक है। यानी मैथमेटिकली अगर हम देखें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को, अगर हम मैथमेटिकली देखें, अगर हम मैथमेटिकली स्टडी करें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ लैम्डा एम, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला रेडिएशन का मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, where T is the lambda m is the maximum intensity wavelength, and T is the absolute temperature, ठीक है। तो यही है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसका प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ जब तुम डिग्री वगैरह पढ़ोगे तब तुम इसका प्रूफ पाओगे। अभी सिर्फ इसका हमको लॉ चाहिए और इसका कुछ फिजिकल हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे कि टेम्परेचर घटने से कैसे वेवलेंथ बढ़ता है या फिर वेवलेंथ बढ़ने से कैसे टेम्परेचर घटता है।
ठीक है, हम वेवलेंथ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे और प्रूफ नहीं है इसका, सिर्फ ये स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट उतार लो। ठीक है, चलो इसका ग्राफिकल एनालिसिस हम देखते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ये इनफाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए हम कर सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है, तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेवलेंथ वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे, वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, तो ग्राफ जो है, ग्राफ हमारा ऐसे आता है, जितना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उतना ही मिनिमम होगा हमारा वेवलेंथ। ठीक है, जितना ही मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उतना ही मिनिमम होता रहेगा हमारा वेवलेंथ। यानी ग्राफ जो है वो हमारा ऐसे आता है। और एक आएगा ऐसे, तो ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर सपोज ये पकड़ लेते हैं T1, ये पकड़ लेते हैं T2, ये पकड़ लेते हैं हम T3 और ये पकड़ लेते हैं हम T4। ठीक है, तो देखो T1 सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है, उसके बाद T2, उसके बाद T3, उसके बाद T4। तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। करस्पॉन्डिंगली इतना हो गया हमारा λ1, इतना हो गया हमारा λ2, इतना हो गया हमारा λ3, इतना हो गया λ4। देखो टाइम के साथ साथ लैम्डा का वैल्यू घटता ही जा रहा है, लैम्डा का वैल्यू घटता ही जा रहा है, लैम्डा का वैल्यू घटता ही जा रहा है। यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो लैम्डा का वैल्यू घटेगा। तो अगर करस्पॉन्डिंगली अगर हम देखें तो ये हो जाएगा T1 के लिए अगर हम पकड़ लेते λ4, तो λ4 ग्रेटर देन λ3 ग्रेटर देन λ2 ग्रेटर देन λ1। ठीक है, यानी टेम्परेचर के साथ साथ T1 के लिए टेम्परेचर, T1 अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो λ1 सबसे स्मॉल होगा, T1 अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो λ1 वेवलेंथ हमारा सबसे कम होगा, और T4 अगर सबसे कम टेम्परेचर है तो λ4 हमारा वेवलेंथ ज्यादा होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ठीक है, यही है हमारा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही समाप्त करते। आशा करता हूँ कि तुम लोगों को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और तुम लोग समझ भी गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो और अपना ध्यान रखना। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।